हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं 3i इन्फोटेक लिमिटेड शेयर की। इससे संबंधित एक तो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। वो न्यूज़ क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा एक न्यूज़ इनको न्यूज़ मिला है, वो खुशखबरी मिली है, जिसके कारण हो सकता है आने वाला समय है यानी अगला दिन जब ट्रेडिंग होगी सोमवार को, तो इसमें बढ़ोतरी दिखाई दे और जो ये लाल में दिखाई दे रहा है वो आपको हरे में दिखाई दे। तो उसी न्यूज़ के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे और फिर हम ये जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर ये 3i इन्फो जो टेक है उसका फंडामेंटल के बारे में भी थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका जो रिजल्ट आया था उसमें क्या ऐसा है जिसके कारण इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी और थोड़ी बहुत गिरावट बनी हुई है। साथ ही साथ ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि उनका जो न्यूज़ आया है, जो Q1 का रिजल्ट आया है, उसके कारण इसमें लगातार गिरावट क्यों दर्ज की जा रही है। क्या इसका रिजल्ट जो है बहुत ही वाहियात रिजल्ट आया है क्या? ऐसा हम देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसके बारे में एक चीज़ और हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी जो है क्या करती है और जो करती है उसका क्या आगे भविष्य है। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम इसमें ये भी देखने वाले हैं कि इसका नेक्स्ट जो टारगेट क्या दिया जा रहा है और इसका सपोर्ट और रेसिस्टेंट क्या बन रहा है। सपोर्ट और रेसिस्टेंट के साथ साथ हम इसके टारगेट को भी जानने की कोशिश करेंगे, जो कि हम इस लास्ट में भी प्रयास करेंगे जानने का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम एक दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने लगभग आधे % का निगेटिव रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दिया है। वहीं 5 दिन में इसने अपने शेयर होल्डर को 4% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 1 महीने में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 8% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं 6 महीने की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 11% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। एयरटेल डेट में अपने शेयर होल्डर को लगभग 22% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में इसने अपने शेयर होल्डर को ठीक ठाक निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। इनके पैसे को 28% के आसपास कमी कर दी है। वहीं अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी तब से लेके यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लिस्ट हुई थी 2005 में, तब से लेके अभी तक 34% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दे चुकी है 2005 से। तो ये कंपनी फिलहाल तो इतनी सही दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि आपको एक चीज़ और बता दें, ये जो कंपनी है 3i इन्फोटेक लिमिटेड, ये जो ICICI जो अथॉरिटी है उसकी ये एक सब्सिडरी कंपनी है। अर्थात जो ICICI जो बैंक है ये एक सब्सिडरी कंपनी है, आप देख रहे हैं। और ये बहुत बड़ा नाम है ICICI बैंक, जो कि बैंकिंग सेक्टर में भारत का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। तो उसी की ये सब्सिडरी कंपनी है। इसके पीछे इतनी बड़ी जो है संस्था जुड़ी हुई है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस सब कैसा है ये तो अब आगे देखते हैं। अगर हम सबसे पहले उस न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 17 तारीख का डेट इसमें पड़ा हुआ है और ये बता रहे हैं कि ये जो नया एक अपडेट आया है वो 17 तारीख को आया है। तो चलिए हम इस अपडेट को देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये 17 अगस्त 2023 को अपडेट आया हुआ है और इसी अपडेट को हम देखने वाले हैं। इसमें जो बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या किया है, तो उसी के बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करने वाले हैं इसमें। तो दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, 14 अगस्त को एक आर्डर हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और ये जो 16 अगस्त को रिसीव हुआ है ये कंपनी के थ्रू। तो ये जो आर्डर रिसीव हुआ है उसमें कहा गया है कि इसके ऊपर सर्विस टैक्स से संबंधित 80 करोड़ का एक इनके अगेंस्ट एक प्रोसेस दिया गया था सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इस पे क्लेम किया गया था कि ये इन्होंने 80 करोड़ का जो टैक्स है सर्विस टैक्स इन्होंने नहीं चुकाया है। तो उसी में से जो सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 51 करोड़ रुपए का जो सर्विस टैक्स है उसके क्लेम को डिनाई कर दिया है। अब इन्हें मात्र 19 करोड़ का जो क्लेम है वही देना पड़ेगा। अर्थात 80 करोड़ का जो क्लेम है उनमें से 51 लगभग 52 करोड़ का जो क्लेम है उनको इन्होंने डिनाई कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कह दिया है कि नहीं, ये सही नहीं है, आप जो क्लेम कर रहे हैं वो गलत है। तो ये इनकोट ऑन द अराउंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेंशन्ड इन द शो काज ऑफ नोटिस मैनेजमेंट मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस नॉट इरोनियस। अर्थात ये बता रहे हैं कि इसमें जो भी इन्होंने बताया है, जो भी ये काज दिए हैं, वो इसके तथ्य को सही साबित नहीं कर पाए हैं कि इन्हें 80 करोड़ का जो टैक्स है वो देना ही पड़ेगा। यही कारण है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैंसिल कर दिया है। अब इन्हें 51 करोड़ का जो टैक्स है वो कैंसिल कर दिया है। अब इन्हें सिर्फ और सिर्फ शेष जो राशि है 80 करोड़ में से 51 करोड़ घटाने के बाद वही राशि अब इन्हें क्लेम के रूप में देना पड़ेगा। तो बस यही एक न्यूज़ थी जिसका फ़ायदा जो है आने वाले समय में आप देखेंगे, जो ये 80 करोड़ में से मतलब 52 करोड़ जो है अब इनके प्रॉफिट में जुड़ेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी का जो ये क्लेम देना होता है, जो टैक्स दिया जाता है, उसके बाद जो टैक्स देने के बाद जो प्रोसेस बचता है वही नेट प्रॉफिट होता है। तो इसमें अब टैक्स जो है नहीं देने पे ये जो है इनके प्रॉफिट में जुड़ जाएगा, जिसके कारण इसका प्रॉफिट भी सुधरने की आशा है Q2 का जो भी रिजल्ट आएगा तब। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं जो 3i इन्फोटेक है उसके डिटेल के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी
93 में, और ये ICICI जो लिमिटेड है उसी के सब्सिडियरी के रूप में ये काम करती है। और ये जो मेन रूप से प्रोवाइड करती है वो जो है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ ये 10 एक्टिविटी जो है डिविडेंड 2 कैटेगरीज, और ये जो 2 कैटेगरी में काम करती है, और उसका पहला जो कैटेगरी है वो है IT सोल्यूशन, और दूसरा जो कैटेगरी है वो है ट्रांजैक्शन, अर्थात ये दोनों क्षेत्रों में काम करती है। और इसका जो हेड ऑफिस है मुंबई में है, और ये 50 से अधिक कंट्री में ये अपना विस्तार करे हुई है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी का विस्तार तो लगभग 50 से ज़्यादा कंट्रीज में है, और IT सोल्यूशन और ट्रांजैक्शन से संबंधित जो भी टेक्नोलॉजी है वो प्रदान करती है। लेकिन अभी भी ये कंपनी सर्वाइव कर रही है। जब से लिस्ट हुई है 2005 में ये लिस्ट हुई थी, तब से लेके आप देख रहे होंगे कि अभी भी ये प्रॉफिट में नहीं आई है। जो कंपनी है यहाँ पे बता रहे हैं कि ये बिजनेस जो करती है वो IT सोल्यूशन प्रदान करती है, जिसके बारे में बता चुके हैं। साथ ही साथ ये कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म भी प्रदान करती है, प्लेटफॉर्म सोल्यूशन देती है, BPaaS के पास के एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन भी देती है, एनालिटिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रदान करती है जो कि मैनेजमेंट से संबंधित होता है। साथ ही साथ ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टिंग और फ्यूचर टेक बिजनेस सर्विस भी प्रदान करती है। BPS एंड KPO सर्विस भी प्रदान करती है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर ये जो IT सेक्टर से जितने संबंधित चीज़ें होती हैं उसमें सोल्यूशन के साथ साथ ये ट्रांजैक्शन संबंधी चीज़ें प्रदान करती हैं। और इनका अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात कर रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं कि 90% जो इनका रेवेन्यू आता है वो IT सोल्यूशन से आता है, और ट्रांजैक्शन से मात्र 10% के आसपास इनकी रेवेन्यू आती है। अगर इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करें तो ये कंपनी अब देख रहे हैं कि लगभग 15 कंट्रीज यहाँ पे और 4 कंट्रीज यहाँ पे बता रहे हैं कि भी इसमें काम करती है। तो यहाँ पे देखिए जो कंट्री का नाम बताए इन्होंने, साउथ एशिया है, एशिया पैसिफिक रीजन है, मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका रीजन है, और साथ ही साथ किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया है, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है। ये सारे के सारे वहाँ से ये काम करते हैं। और अराउंड 56% जो रेवेन्यू है, लगभग 50% से ज़्यादा का रेवेन्यू वो इंटरनेशनली प्राप्त करते हैं। अब हम इसमें देखें तो ये इंडस्ट्री सर्व क्या करती है। ये इंडस्ट्री सर्व करती है बैंकिंग सेक्टर को अपना जो IT सोल्यूशन देती है, इंश्योरेंस सेक्टर को, कैपिटल मार्केट को अपना IT सोल्यूशन देती है, साथ ही साथ ये एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट को भी अपना देती है, ये गवर्नमेंट को भी अपना सोल्यूशन प्रदान करती है, और गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर के साथ साथ रिटेल को भी ये अपना सोल्यूशन प्रदान करती है, जिसमें टेलीकॉम सर्विस भी शामिल है। अगर हम बात करें तो इसका आप दायरा देख रहे हैं कि दायरा इसका इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा होने के कारण भी ये कंपनी अभी तक भी सर्वाइव करती जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q4 की बात करें तो इसमें इन्होंने लगभग 48 नए क्लाइंट को जोड़े, और टोटल जो क्लाइंट इनके हो गए हैं वो हैं 425 क्लाइंट के आसपास हो गए, जिसमें से ये लार्ज डील जो है यूएस में इन्होंने साइन किया, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित था, लगभग 140 करोड़ के आसपास का, और ये 5 साल के लिए ये इन्होंने साइन किया था। साथ ही साथ टॉप 5 जो क्लाइंट हैं वो इनके रेवेन्यू में 15% का कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा इसमें इन्होंने बताया है कि 31 मार्च 2022 को इन्होंने 23 सब्सिडरीज कंपनीज भी शामिल हैं। इस जो 3i इन्फोटेक ग्रुप है इसमें लगभग 23 सब्सिडरी कंपनी इसमें काम करती हैं 28 जून 2021। और साथ ही साथ इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि ये जो कंपनी है ये कई देशों में काम करती हैं, जिसमें मलेशिया हो गया, और साथ ही साथ अन्य जो देश हैं उसमें भी ये काम करती हैं। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी रन, ग्रो एंड बिल्ड स्ट्रेटजी पे काम करती है, और उसमें आप देख रहे हैं कि ये लगभग 100 करोड़ का इसमें पैसा लगाने जा रही है रन, बिल्ड एंड ग्रो जो स्ट्रेटजी है उसके आधार पे। और साथ ही साथ डिजिटल बिजनेस और फोकस ऑन 5G पावर्ड 5G टेक्नोलॉजी लैब पे, अर्थात ये जो 5G टेक्नोलॉजी आ रहा है उस पर भी ये काम करने जा रही है, और इसके लिए 100 करोड़ रुपये का ये जो है इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। तो इन्होंने ये सब चीज़ इसी में बताया हुआ है, तो इसको हम डिटेल के देख लिए। अब हम चलते हैं इसके थोड़ा सा फंडामेंटल को भी देख लेते हैं। अब हम अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो मार्केट कैप है मात्र 543 करोड़ के आसपास है, अर्थात ये माइक्रो कैप कंपनी है। जितनी तेज़ी से ये गिर सकती है उतनी तेज़ी से उठने का, और जितनी तेज़ी से ये उठती है उतनी तेज़ी से गिरने की इसमें क्षमता है। अर्थात अगर 100 रुपये को 1000 रुपये बनाने की क्षमता रखती है तो ये 1000 को 0 रुपये भी बनाने की क्षमता रखती है। तो इसमें ये चीज़ कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो कंपनी है ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, तो उसमें इतना ही पैसा लगाने का प्रयास करिएगा जितनी आपकी क्षमता हो, और उतना पैसा लगाने के बाद इसको थोड़ा सा फंडामेंटल तो हम अभी देखने जा ही रहे हैं, इसके अपने स्तर पे भी आप थोड़ा सा जांच परख करने के बाद अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके ही फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। तो इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 500-550 करोड़ के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका बहुत ही लो है, जो कि 2.39
के आसपास है। जनरली इसको 15% से ज़्यादा होना चाहिए और इसका स्टॉक भी इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि डेटा ही उपलब्ध नहीं है। इसकी पे डेप्ट लगभग 100 करोड़ के आसपास है। 543 करोड़ की कंपनी पे 100 करोड़ का डेप्ट होना अपने आप में एक कंसर्निंग पॉइंट है और इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसमें जो कि नेगेटिव में दिखाई दे रहा है, अर्थात ये घाटे की कंपनी है। साथ ही साथ प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 0.85 है। करंट प्राइस इसका 32.2 है, यानी 32 रुपये के आसपास ये ट्रेड करिए। बुक वैल्यू इसका 38 रुपये है और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 0.5% है, अर्थात ये नॉट ग्रोइंग कंपनी है। इसका प्रॉफिट में अभी भी विस्तार नहीं देखा जा रहा है और एक साथ इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी हो, ये दोनों में इसमें नेगेटिव के पास ही है, एक तरीके से कहा जाए जीरो के पास ही है। इसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रहा है। इसका पेग रेशियो कुछ नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग 0% है, जो कि सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है और इसी के आधार पर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा तो इन सब चीज़ों को देखना बहुत जरूरी होता है। जिसमें प्रोमोटर होल्डिंग 0% है और जब भी प्रोमोटर होल्डिंग 0% होता है तो इसे मान के चलिए इसमें ऑपरेटर हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होंगे और पब्लिक में ही ऑपरेटर छिपे रहते हैं। इससे पहले हम बार बार कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। और जब प्रोमोटर होल्डिंग जीरो है तो इसमें परसेंटेज जो प्लीज परसेंटेज है वो भी जीरो ही रहेगा। अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 54 रुपये है, 52 वीक लो लगभग 25 रुपये के आसपास है। डिविडेंड ये देती नहीं है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है और इंडस्ट्री पी इसका 34 रुपये 6 पैसे के आसपास है। अर्थात कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसमें जो इसका फेस वैल्यू है 10 रुपये है। अगर भविष्य में एक बड़ी कंपनी बनती है तो इसमें स्प्लिट की भी संभावना बनी रहेगी। अब हम अगर इसके सेल्स और ग्रोथ के बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जिसका सेल्स है ये इस क्वार्टर में ये 194 करोड़ के आसपास रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में इसमें 190 करोड़ के आसपास था। अर्थात इसके सेल्स में देख रहे होंगे क्वार्टर गिरावट आई है। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है, जो कि आपको देख रहे होंगे कि ईयर ऑन ईयर इसमें ठीक ठाक वृद्धि दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस की बात करें तो इसका एक्सपेंस भी आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि इसमें लगातार वृद्धि हो रही है और इसमें जो ईयर ऑन ईयर की बात करें तो इसमें अच्छा खासा वृद्धि दिखाई दे रहा है। जून 2022 में जहाँ 173 करोड़ के आसपास इसका टोटल एक्सपेंस था, जून 2023 में ये 198 करोड़ के आसपास हो गया। अर्थात जून 2022 में 173 करोड़ से बढ़ के जून 2023 में 198 करोड़ के आसपास हो गया है। वहीं पिछले क्वार्टर में ये 207 करोड़ के आसपास था। अर्थात इसके क्वार्टर के तो जो एक्सपेंस है उसमें तो कमी आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत भयंकर वृद्धि हुई है, जिसके कारण ये देख रहे होंगे कि नेगेटिव में आ गया है और ये नेगेटिव में अभी भी चल रहा है। चूँकि दिसंबर में जो पिछला क्वार्टर बीता था उसमें दिसंबर में ये पॉजिटिव में था, उससे पहले सितंबर में पॉजिटिव में था, लेकिन इसके बाद लगातार दो क्वार्टर में आप देख रहे होंगे कि ये नेगेटिव में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्तमान में जून में जहाँ -4 पे है वहीं मार्च में तो -17 पे था। अर्थात ये कंपनी घाटा दिखा है, हालांकि इसके घाटे में कमी दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका नेट जो प्रॉफिट है -16 करोड़ के आसपास है, अर्थात ये -16 करोड़ के घाटे में है, जो कि पिछले क्वार्टर में अर्थात मार्च 2023 में ये लगभग -27 करोड़ के आसपास के घाटे में थी। तो इसके घाटे में कमी आई है। हालांकि इसके जो अगर हम बात करें जून क्वार्टर सेम क्वार्टर की, जून 2022 में जहां इसका घाटा -2 था वो बढ़ गया और वर्तमान में -16 करोड़ का घाटा हो गया। अर्थात ये 16 करोड़ रुपये के घाटे में कंपनी अभी भी चल रही है। इस यही कारण है कि इसमें आप लगातार गिरावट देख रहे होंगे। ईयर ऑन ईयर अगर बात करें इस कंपनी में तो यहाँ मार्च 2023 की बात मार्च 2023 से तुलना करें तो यहाँ पे देख रहे हैं इसके सेल्स में लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और देखिए कि इसके मामूली कमी आई है इसके एक्सपेंस में, और ट्रेलिंग 12th मंथ है उसके जो सेल्स में तो वृद्धि हुई है, लेकिन उसी के साथ साथ इसके एक्सपेंस में वृद्धि दिखाई दे रही है। और यही कारण है आप देख रहे हो कि मार्च 2022 में माइनस में ये थी, वर्तमान में हालांकि पॉजिटिव में आ गई है, लेकिन ट्रेलिंग जो 12th मंथ है उसमें इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें कमी दिखाई दे रही होगी। इसके साथ ही साथ अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो नेट प्रॉफिट है वर्तमान में आपको 1 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा होगा, जो कि नेट प्रॉफिट आपको मात्र 1 करोड़ के आसपास है। हालांकि पिछले क्वार्टर के अगर पिछले साल की बात करें यानी मार्च 2022 के, तो उसमें -57 करोड़ का इसको घाटा दिखाया गया था कंसोलिडेटेड में, लेकिन वर्तमान में 1 करोड़ का ये प्रॉफिट दिखाई है। हालांकि ये जो 12th मंथ है उसमें 13 करोड़ का घाटा दिखा रही है। कुल मिलाकर का अगर हम बात करें तो इसका परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा है, इसका परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया दिखाई दे रहा है। और ये क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये कंपनी जो है अपने एक्सपेंस पे सही से जो है काम नहीं कर रही है। अब हम अगर इसके रिजर्व की बात करें और बारोइंग की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो रिजर्व है वो वर्तमान में
मार्च क्वार्टर में पे 474 करोड़ के आसपास रिजर्व था, जो कि पिछले मार्च क्वार्टर की तुलना में इसमें कमी आई है। वहीं इसके डेप्ट में भी कमी आई है और 119 करोड़ से घट 99 करोड़ के आसपास आ गया है। अर्थात इसमें दो चीज़ पॉजिटिव जो मिली है अभी तक, वो ये कि एक तो इसके रिजर्व में हालांकि कमी आई है, लेकिन अभी भी इसका रिजर्व ठीक ठाक बना हुआ है, लेकिन इसके डेप्ट में अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है, जो कि ये एक अच्छा पॉइंट इसमें देखने को मिला है। तो हम अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि इसमें पब्लिक DII और FII तो हैं, लेकिन प्रोमोटर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अर्थात प्रोमोटर जो है पूरा माल बेच के निकल गए हैं। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जून 2023 में ये जो FIIs हैं उनके पास मात्र 0.7 के आसपास टोटल होल्डिंग है। 11% इसमें FIIs हैं वो बने हुए हैं और FIIs के पास 0.70 के आसपास है। और पब्लिक के पास भर भर के माल है, लगभग 89% के आसपास टोटल माल है और इसी में छिपे होते हैं ऑपरेटर। तो इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसका प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो एकदम नहीं है, और साथ ही साथ इसके सेल्स में लगातार गिरावट आई जा रही है और इसके रिजर्व में भी लगातार गिरावट आ जा रही है। हालांकि इसके डेब्ट में बहुत मामूली सी कमी आई है। इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो समझ लीजिए कि 5% से नीचे है, जबकि 15% से ज़्यादा होना चाहिए। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी जो 0.50 के आसपास है, जो कि 15% से ज़्यादा होनी चाहिए। जो ये दिखा रहा है, ये कंपनी का जो फंडामेंटल एकदम वाहियात है, एकदम ठीक नहीं है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचने में ही भलाई है। जब तक इसका Q1, Q2 और Q3 का रिजल्ट अच्छा नहीं आ जाएगा, तब तक इसमें इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। अब हम यहीं पे जाते जाते अगर रेसिस्टेंट, सपोर्ट और टारगेट की बात कर लें तो यहाँ पे इसका जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंट दिखाई दे रहा है वो 32 रुपये 57 पैसे के आसपास दिखाई दे रहा है, जबकि कंपनी 32 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो इसमें जो सबसे बड़ा अगला जो रेसिस्टेंट ये झेलने वाली है वो 32 रुपये 57 पैसे के आसपास है। और उसके बाद जो सबसे आगे का रेसिस्टेंट दिखाई दे रहा है वो 33 रुपये 60 पैसे के आसपास है। अर्थात 32 रुपये 50 पैसे से लेके 33 रुपये 60 पैसे के बीच में ये जो भी रेसिस्टेंट झेलने वाली है, अगर ये 33 रुपये के 60 पैसे के आसपास ये क्रॉस कर ले जाती है तो ये मान के चलिएगा अच्छी खासी तेजी आएगी। वहीं अगर मेन सपोर्ट की बात करें तो इसका मेन सपोर्ट 31 रुपये 77 पैसे के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि इसी सपोर्ट पे ये खड़ी है लगभग 32 रुपये के आसपास। तो इसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या ये सपोर्ट टूटता है क्या। अगर ये सपोर्ट टूटेगा और इसके साथ साथ ये जो 30 रुपये 74 पैसे का जो सपोर्ट आप देख रहे हैं, अगर ये टूट गया तो ये मान के चलिए इसमें अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे सकती है। अर्थात ये 31 रुपये 77 पैसे से लेके और 30 रुपये 74 पैसे के आसपास ये जो है इसी बीच में अगर सपोर्ट में रही तो ये मान के लिए कि ये कंसोलिडेट कर रही है। लेकिन जैसे ही 30 रुपये 74 पैसे का सपोर्ट टूटता है तो ये इसमें अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम इसके अगस्त के टारगेट की बात करें, जिसमें लगभग 10 दिन के आसपास बचे हुए हैं, तो इसमें बताया जा रहा है कि ये जो है 40 रुपये का सबसे जो बड़ा टारगेट है 43 रुपये के आसपास ये जा सकता है। लेकिन सबसे जो लो टारगेट अगर बताया जा रहा है वो 32 रुपये 52 पैसे के आसपास दिखाया जा रहा है, जो सबसे डाउन टारगेट ये दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे अप जो टारगेट दिखा रहे हैं वो 43 रुपये के आसपास दिखा रहे हैं। अर्थात ये बता रहे हैं कि अगर ये कंपनी में रेसिस्टेंट टूटा और ये सपोर्ट लेके अच्छा खासा कोई अगर न्यूज़ आ गई तो इसमें अच्छी खासी आपको दिखाई दे सकती है और आगे जा सकता है और ये 43 रुपये के आसपास टच कर सकता है। लेकिन अगर ये नहीं आया, कोई भी न्यूज़ नहीं आई या फिर कोई भी ऐसा इन्होंने नहीं दिखाया कोई भी प्रोग्रेस, तो आप ये इसमें देखेंगे कि ये 32 रुपये 52 पैसे से लेके 43 रुपये 33 पैसे के आसपास ही ये इन्हीं दोनों के बीच में ये ट्रेड करेगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये रहा 3i जो इन्फोटेक कंपनी है उसका फंडामेंटल एनालिसिस। इसके बारे में हमने डिटेल से जाना, साथ ही साथ इसके रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट को भी जानने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि ये कंपनी क्या करती है और इसमें क्या न्यूज़ आया है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए जो वीडियो की अपडेट्स है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।